Hello students, welcome to online class of physics. Today in this lecture we are going to continue our topic composition of vectors और इस टॉपिक के अंदर आज हम दूसरा लॉ डिस्कस करेंगे द लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स और वो कौन सा लॉ है दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लास्ट टाइम हमने किया था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और इस बार हम क्या कर रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस लॉ के अंदर क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा सपोज करो कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं बिल्कुल सेम वे से। लास्ट टाइम भी हमने यही सपोज किए थे, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ठीक है। लास्ट टाइम आपने इन दोनों वेक्टर्स को कैसे एडजस्ट किया था, यू फिट द वेक्टर्स ऑन द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल और किस तरह से सेट किया था, सेम ऑर्डर में। मतलब ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर की टेल को टच कर रहा था। क्या इसको इसी मैनर में किया जा सकता है? क्या मैं बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर की टेल के साथ जोड़ के काम नहीं कर सकता? यस आई कैन डू। इफ आई डू सो तो मेरे ए वेक्टर और बी वेक्टर जो हैं दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। गॉट दिस? ए वेक्टर कैन बी पैरेलली शिफ्टेड। इसको यहीं रख लिया, इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहां ले आए, ठीक है, और यहां ले आए फिर नीचे ले आए। पैरेलल तो शिफ्ट कर सकते हैं एक वेक्टर को, तो ये कॉमन पॉइंट से यहां से अटैच हो गए। अभी इसको अगर मैं कंप्लीट करूं तो मेरी क्या बन जाएगी, यहां पे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट होती है। तो अगर ऐसी एक सिचुएशन आपके पास कि आप दो वेक्टर्स को किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड पे एडजस्ट कर सकते हो, किस तरह से, इस तरह से कि वो एक कॉमन पॉइंट से शुरू हो, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, द डायगोनल ऑफ दैट parallelogram gives you the resultant of your vectors। तो यहां से अभी आपको सारी शर्तें पता चल गई, तो जरा बनाओ डेफिनेशन। दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स कैन बी एडजस्टेड along with the या can be the two sides of the two vectors can form the two sides of a parallelogram which are adjacent and starting from a common point, then the resultant of that parallelogram is given by the diagonal, right? इस तरह से स्टेटमेंट आपके पास आ गई। अभी जरा इसका एनालिटिक्स पढ़ते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाले रिजल्टेंट का और डायरेक्शन कैसे निकाले। तो मैं सेम डायग्राम यूज करके चलूंगा यहाँ पे, बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या करूंगा, ज्योमेट्रिक वर्क करूंगा। वो ज्योमेट्रिक वर्क क्या होगा कि यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दूंगा नीचे, राइट, इसको आगे बढ़ा देंगे। अभी ध्यान दो, ए वेक्टर और बी वेक्टर की कॉमन टेल यहां पे है। अब एंगल दोनों टेल के बीच में लेना होता है, तो ये वाला एंगल जो हो गया बिटवीन ए एंड बी, इसको ले लेते हैं हम थीटा, राइट। और ये जो रिजल्टेंट है इसके बारे में चलो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज टू आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दिस इज द इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अच्छा, फिर मेरे को नाम दे देने चाहिए यू वी एक्स डब्ल्यू, ये नाम दे दिए मैंने, नहीं, यू वी एक्स डब्ल्यू वाई, ठीक है, ये नाम दे दिए इन सभी को। अभी यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं चलता हूं, इसका प्रूफ आपको सेम मिलेगा ट्राइंगल लॉ के जैसा। इन ट्राइंगल यू डब्ल्यू एक्स, इस ट्राइंगल के अंदर हम देख सकते हैं कि जो यू डब्ल्यू का स्क्वायर है वो
यू एक्स के स्क्वायर के प्लस एक्स डब्ल्यू के स्क्वायर के इक्वल है। पाइथागोरस लगाई है मैंने सिंपल। तो यू डब्ल्यू है हमारा आर, यू एक्स को ब्रेक किया जा सकता है यू वी प्लस वी एक्स में, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। एक्स डब्ल्यू की हमें वैल्यू ही नहीं पता है, इसको भी ऐसे लिख देंगे। अभी इसमें से यूवी पार्ट की वैल्यू ए है, वी नो दैट, नीदर वी नो वी एक्स कितना है नॉर वी नो एक्स डब्ल्यू कितना है। ये लास्ट लेक्चर की तरह फाइंड आउट करेंगे किस ट्राइंगल से, वो छोटी वाली ट्राइंगल से। कौन सी, वी एक्स डब्ल्यू से। यहां से अगर मैं साइन थीटा फाइंड आउट करूं विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो आएगा मेरा डब्ल्यू एक्स बाय, साथ में आ जाएगा वी डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स निकालना, एक्स डब्ल्यू एक ही बात है, बाय वी डब्ल्यू कितना है। इफ दिस इज बी वेक्टर तो ये इसके पैरेलल शिफ्ट की है, दिस इज ऑल्सो बी वेक्टर, राइट। तो यहां पे बी आ गया, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, यहां से एक्स डब्ल्यू की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। इसी तरह अगर तुम यहां पे कॉस थीटा कैलकुलेट कर लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज bx by vw, that is vx by b, यानी कि vx यहां से आ गया b cos थीटा। अब ये जो दोनों वैल्यूज मैंने सर्कल के अंदर रखी हैं, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यूवी पार्ट की वैल्यू तो पहले ही थी हमारे पास a प्लस वी एक्स पार्ट की कितनी आई है, दैट इज b cos थीटा, इसका स्क्वायर, प्लस एक्स डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई है b sin थीटा, इसका स्क्वायर डालेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि इस सब को सॉल्व करके यू नो द स्टेप्स, आइडेंटिटी लगाओ, ओपन करो, क्या आंसर आएगा हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos ऑफ थीटा। यू मस्ट बी सरप्राइज्ड कि सर ये तो वही रिजल्ट आ गया जो ट्राइंगल लॉ से निकाला था आपने। ये क्या देता है बेसिकली, ये आर वेक्टर का आपको क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है। अभी इस आर वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आप निकालोगे किसी एक वेक्टर के विद रिस्पेक्ट टू, एक वेक्टर किस में से, ए और बी में से। लेट्स से मैं ए के विद रिस्पेक्ट टू निकालना चाहता हूँ, सो आई टेक अल्फा विद एंगल ए। तो मेरा काम यहाँ पे टैन अल्फा फाइंड आउट करना है, ओके। टैन अल्फा क्या होगा, टैन होता है हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किस ट्राइंगल पे लगाऊंगा, ये बड़ी ट्राइंगल पे जिस पे काम करते आ रहे थे। परपेंडिकुलर कौन है, ये है डब्ल्यू एक्स, बेस कौन है, ये सारा यू एक्स, यू एक्स को तोड़ के लिख दो यू वी प्लस वी एक्स में, ठीक है। यहां भर दो वैल्यूज, टैन अल्फा आ जाएगा b साइन थीटा, डब्ल्यू एक्स की वैल्यू निकाल रखी है, यू वी की वैल्यू a है, वी एक्स की वैल्यू निकाल रखी है b cos थीटा, ठीक है। ये भी ट्राइंगल लॉ से मैच करता है। तो सवाल यहां पे ये खड़ा होता है कि अगर रिजल्ट सेम ही आने थे तो दो लॉ क्यों बनाए हमने, क्यों डिस्कस करते हैं दो लॉज को हम। अगर सेम ही रिजल्ट आने थे तो व्हाई वी आर आफ्टर टू लॉज। द रीजन बिहाइंड दैट इज बेटा कि आगे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको हेड और टेल अटैच दी होगी, तब आप कौन सा लॉ यूज करोगे, ट्राइंगल लॉ। कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको टेल्स जुड़ी हुई दी होंगी, तब आप कौन सा यूज करोगे, पैरेललोग्राम लॉ। हालांकि दोनों के रिजल्ट्स क्या हैं, सेम है। तो अगर आप वहां पे बिना मेंशन करे फॉर्मूला लिखते हो, किसी को नहीं पता चलने वाला, बट आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे क्या लगा रहे हो। आई विल गाइड यू अबाउट दैट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसके जरा स्पेशल केस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब 5 मार्क्स में आती है तो साथ में स्पेशल केस आते हैं। केस 1 कर लेते हैं। केस 1 क्या है, जब ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल होगा तब क्या होगा, तो थीटा की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। वी कॉल दिस इक्वेशन 1, वी कॉल दिस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में अगर थीटा की वैल्यू 0 भर दें तो क्या आता है, उसमें आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, यहाँ पे आना था cos ऑफ 0, वी नो दैट cos ऑफ 0 इज 1, तो वो 2ab के साथ मल्टीप्लाई होके वही रहेगा, ये बन गई आइडेंटिटी क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसके ऊपर से क्या है अंडर रूट, वो खत्म हो गया, तो क्या आ जाएगा r इज इक्वल टू a प्लस बी। इसका मतलब अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, ठीक है, आपको उनका टोटल रिजल्टेंट पता करना है, तो इंडिविजुअल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को क्या कर दो, सिंपली ऐड कर दो। जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहां एक टेबल पड़ा है, मैं और मेरा एक साथी, मेरा एक दोस्त, हम दोनों टेबल को उस तरफ पुश कर रहे हैं, उसी तरफ, इन द सेम डायरेक्शन, कोई फर्क नहीं है, मैं भी उधर 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, मेरा फ्रेंड उधर 7 न्यूटन लगा रहा है, तो हम दोनों की टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी, है ये वेक्टर्स, लेकिन इनको सिंपली ऐड कर देंगे बिकॉज बोथ आर वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन। 5 + 7 हम टेबल पे 12 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, और हमारी रिजल्टेंट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर क्या लगेगी, इन द सेम मैनर। तो अगर आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 भरते हो, अगर आप यहाँ भी थीटा की वैल्यू 0 भरते हो, साइन 0 इज 0, अगर न्यूमरेटर 0 है तो सब 0 है, और tan कब 0 देता है, जब खुद 0 हो, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू भी 0 है, अल्फा की वैल्यू 0 आने का मतलब रिजल्टेंट इज आल्सो एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो वही तो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया, ठीक है। अगर इसका केस 2 करूं मैं, लेट्स डू इट हियर, अभी बेसिक तो आपको पता ही चल गए हैं, ठीक है। केस 2 करते हैं फटाफट से इसका। केस 2 में क्या करते हैं, जब a और b एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उस केस में थीटा कितना हो गया, उस केस में थीटा हो गया 90, जरा पुट कर दो, इक्वेशन 1 क्या बनेगी, रिजल्टेंट बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 90 बनना था, cos ऑफ 90 क्या होता है, cos ऑफ 90 0, अगर cos ऑफ 90 0 होता है तो cos ऑफ 90 आपको कुछ नहीं लाके देगा यहाँ से, तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे वो फैक्टर लेके आने की जरूरत ही नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा आपके पास, r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये रिजल्ट थोड़ा जाना पहचाना लगता है, ये तो पाइथागोरस है और होना भी चाहिए, पाइथागोरस में एक लाइन आप ये लेते हो, एक लाइन आप ये लेते हो, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अब यहाँ पे अगर थीटा 90 हो जाएगा तो वही सिचुएशन तो बन जाएगी, और इस केस में आपका रिजल्टेंट क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin 90, मतलब b sin 90 कितना होता है 1 अपॉन a प्लस b cos 90 वो होता है 0, ये हो गया b अपॉन a, यानी कि अल्फा इस केस में बन गया tan इनवर्स b अपॉन a। तो ऐसे तो आप निकालते हो वहां से अगर अल्फा की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है। और सिंपली अभी चलते हैं केस 3 के ऊपर। अगर वेक्टर्स क्या हो, जो A है एंटी पैरेलल टू B है, क्या है, एंटी पैरेलल टू B, इस केस में क्या होगा, इस केस के अंदर थीटा हो जाएगा 180, अगर थीटा 180 होगा तो वहां पे रिजल्टेंट क्या बनेगा, चेक करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 180, cos 180 कितना होता है -1, तो ये टर्म हो गई नेगेटिव, आपके पास एक आइडेंटिटी बन जाएगी क्या, a प्लस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होके क्या बनाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ये कट जाएंगे, रिजल्टेंट आपके पास बनेगा a माइनस बी। इसका मतलब अगर दो वेक्टर्स, एक इधर काम कर रहा है एक इधर काम कर रहा है, तो अगर आप उनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। मैं इस तरफ टेबल को पुश कर रहा हूं 5 न्यूटन से, मेरा दोस्त इधर को पुश कर रहा है 7 न्यूटन से, तो फर्क कितना हो गया, 2 न्यूटन का, और टेबल किस तरफ जाएगा, जिस तरफ ज्यादा फोर्स लगेगी, तो नेट रिजल्टेंट किस तरफ होगा, जिस तरफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो रिजल्टेंट भी उधर ही जाएगा, अगर बी वेक्टर का रिजल्टेंट ज्यादा है तो बी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। इस केस में बेटा आपका जो थीटा होगा वो डिपेंड कर अल्फा डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि किधर ज्यादा लग रहा है मैग्नीट्यूड, राइट। तो अल्फा की यहाँ पे दोनों वैल्यूज हो सकती है। दिस इज ऑल अबाउट पैरेललोग्राम लॉ। मैंने इनका डिफरेंस ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ का आपको समझा दिया।
प्रूफ इसका बिल्कुल ट्राइंगल लॉ के जैसा है, बेसिक डिफरेंस दोनों में मैंने बता दिया। अच्छा, तो ये दोनों लॉ किस काम आते थे? जब हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना हो। सपोज करो कि हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं, तब हम क्या करेंगे? तब हम किसकी हेल्प लेंगे? वी टेक द हेल्प ऑफ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इस केस में हम दो से ज्यादा वेक्टर्स के साथ काम करते हैं। जैसे इमेजिन करो कि मेरे पास यहां पे 3-4 वेक्टर्स हैं, ऐसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, और ये ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड है। अब इन वेक्टर्स को सपोज करो मैं इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूं कि अगर मैं इनको थोड़ा पैरेलली शिफ्ट करके कुछ करने की कोशिश करूं तो ये मेरे पास क्या बन के उभरते हैं? ये मेरे पास बन के उभरते हैं एक पॉलीगन की साइड्स। क्या बन के उभरते हैं? एक पॉलीगन की साइड्स बन के उभरते हैं। तो इन दैट केस आई कैन से if we have more than two vectors such that they can be adjusted both magnitude wise and direction wise along the sides of a polygon taken in the same order। same order का मतलब a वेक्टर का हेड b वेक्टर की टेल के साथ, b वेक्टर का हेड c वेक्टर की टेल के साथ, c वेक्टर का हेड d वेक्टर की टेल के साथ। so they are in same order, then the resultant of them is given by the closing side of the polygon taken in opposite order। opposite order का मतलब क्या है? देखो r वेक्टर का हेड से हेड और टेल से टेल मैच करेगा, इसका मतलब ये अपोजिट वेक्टर है, अपोजिट ऑर्डर में है। तो यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अकेला r जो है that can give me the sum of a vector, b vector, c vector and d vector। now you will be surprised to know कि इसका प्रूफ कैसे करेंगे। इसका प्रूफ हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लेते हैं, बट लेटर ऑन मैं आपको समझाता हूँ कि एक ऐसा न्यूमेरिकल भी करेंगे कि ये बेसिकली ट्रायंगल लॉ की हेल्प से ही हो जाएगा यहाँ पे काम। कैसे? पहले तो मैं इसका प्रूफ करवा दूंगा आपको। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन लेके चलते हैं। ये पॉइंट ले लेते हैं हम u v w x y, u v w x y, ये पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ वेक्टर्स है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दो कि u से लेके w तक मैं एक यहाँ पे क्या ड्रॉ कर देता हूँ, एक बाय कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, कैसा वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ बाय कंस्ट्रक्शन। अभी ये क्या बन गया? ये एक ट्राइंगल बन गई जिसकी दोनों साइड्स ये सेम ऑर्डर में है, तीसरी साइड अपोजिट ऑर्डर में है। तो आपके पास यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि u w वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, according to triangle law that will be uv vector plus vw vector, the sum of the two sides taken in same order is equal to the third side। ठीक है, तो ये बन जाएंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, तो अभी इस डॉटेड लाइन की वैल्यू मेरे पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर है। अब ध्यान से देखो, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, अगर मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दूं तो ध्यान दो, आई कैन ऑल्सो राइट कि यहाँ पे जो ux वेक्टर है, ux वेक्टर मेरा किसके बराबर है? uw वेक्टर के प्लस wx वेक्टर के। अब uw की वैल्यू तो आप ऊपर निकाल चुके हो, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, साथ में wx वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज c वेक्टर। इसी तरह से अब इस लाइन की डॉटेड लाइन की वैल्यू क्या हो गई? a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। अभी ये ध्यान दो, ux वेक्टर और ये वाला xy वेक्टर ये सेम ऑर्डर में है, these are in the same order, तो ये थर्ड अपोजिट ऑर्डर में होगा, तो इस पे फिर से ट्रायंगल लॉ लगा दिया। यानी कि आई कैन से कि जो मेरा uy वेक्टर है दैट आई कैन राइट एज ux वेक्टर प्लस xy वेक्टर। तो इस केस में ux वेक्टर की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, और xy वेक्टर की वैल्यू कितनी है? d वेक्टर। और इधर ध्यान दो, uy वेक्टर मेरा क्या है? r वेक्टर। सो आई कैन से दैट r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर। शायद मेरे को यही प्रूव करना था। तो एनालिटिकली कैसे करोगे? पहले दो वेक्टर्स का एक रिजल्टेंट निकाल लोगे, उस रिजल्टेंट के साथ अगला वेक्टर लेके फिर से एक रिजल्टेंट निकल जाएगा, उस दूसरे रिजल्टेंट को आखिरी वेक्टर के साथ लेके फाइनल रिजल्टेंट निकल जाएगा। दिस इज हाउ यू सॉल्व द केस ऑफ मेनी वेक्टर्स।
और वी आर गोइंग टू परफॉर्म वन न्यूमेरिकल ऑन दैट। ठीक है, अब एक जाहिर सी बात मन में आती है कि सर आप तो शुरू से बोलते जा रहे थे कि जो फिजिक्स है ये आपकी डेली लाइफ के साथ अटैच है। सर वेक्टर्स कहाँ काम आते हैं? देखिए वेक्टर्स बेटा बहुत जगह काम आते हैं। दो सिचुएशन मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे। एक तो फ्लाइंग ऑफ बर्ड आप एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ से, बहुत सारी सिचुएशन है वैसे एक्सप्लेन करने के लिए आप। तो पहले मैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के को लेके एक दो एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक तो फ्लाइंग ऑफ बर्ड, जैसे सपोज करो कि ये यहाँ पे क्या है, कोई बर्ड है, ठीक है, ये किसी बर्ड के क्या है, विंग्स है। तो बर्ड क्या करता है, इन विंग्स के साथ जमीन पे क्या लगाता है, जमीन के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, राइट। तो ये जो फोर्स यहां पे लगेगी, राइट, ये क्या होगा, एक्शन, जमीन पे फोर्स लगा। जैसे फ्लैप करता है अपने विंग्स को तो एयर को डाउनवर्ड पुश करता है, तो ये क्या हो गया, एक्शन। हर एक एक्शन का क्या होता है, एक रिएक्शन। तो ये इसको किधर को पुश करेंगे, ये इसको पुश करेंगे ग्राउंड, ये इधर को पुश करेंगे अपवर्ड को, ये हो गया रिएक्शन। अब ये दो वेक्टर्स को ध्यान से देखो, रिएक्शन वेक्टर R1 को और रिएक्शन वेक्टर R2 को, ये दोनों एक कॉमन पॉइंट से शुरू हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या लगा सकते हो तुम, यहाँ पे लगा सकते हो तुम ट्राइंगल, पैरेललोग्राम लो। पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट कौन देता है, ये बन गई अच्छा इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगी। एक्शन लग रहा था नीचे को, दिस वाज एक्शन, और ये R1 R2 क्या है, अपने रिएक्शन ऊपर को लग रहे हैं कॉमन पॉइंट से। तो ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम, इसका रिजल्टेंट किधर को लगेगा, ऊपर को। तो ये रिजल्टेंट बर्ड के ऊपर काम करता है और बर्ड किधर उड़ता है, ऊपर उड़ता है। तो देखो फ्लाइंग ऑफ बर्ड को आप एक्सप्लेन कर सकते हो बाय यूजिंग एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसके अलावा वो आपने जो कैटी होती है, गुलेल बोलते हैं ना इसको हिंदी में, तो ये गुलेल तो आपने चलाई है भाई सबने, ठीक है। तो ऐसे वाई शेप होती थी, एक स्ट्रिंग यहां से अटैच होती थी इसकी, राइट, एक स्ट्रिंग इसकी यहां से अटैच होती थी। आई होप यू रिमेंबर, अगर कोई खेला है इसके साथ। तो जब आप यहाँ पे कोई स्टोन रख के या कोई भी चीज रख के इसको पीछे खींचते हो, तो आप तो फोर्स इधर लगाते हो, रस्सी के अंदर टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होती है, वो जो रबड़ होती है वो तो उसको वापस आगे को खींचना चाहती है ना। तो ये दोनों फोर्सेस एक कॉमन पॉइंट पे लग रही हैं, कॉमन पॉइंट पे लग रही हैं। तो आपने किसका फायदा उठाया था एक्चुअली यहाँ पे गुलेल चलाते हुए, आपने फायदा उठाया था एडिशन ऑफ वेक्टर्स का। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन देगा, इन दोनों का रिजल्टेंट देगा हमारा इस पैरेललोग्राम का डायगोनल, ये रहा डायगोनल। तो स्टोन जो है इन दोनों के बीच में से निकल के मैक्सिमम फोर्स के साथ आगे बढ़ता है, राइट। इन दीज टू सिचुएशन यू कैन से दैट कि हमारे लिए ये फिजिक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ की ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं।